नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा घणी, राम राम। आप सभी का स्वागत है बुक टॉक चैनल में। मैं प्रमोद कुमार, हिंदी लेक्चरर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से अनेक लोगों के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए या हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत सारी पुस्तकें ग्रंथों के रूप में लिखी गई, जिनमें हमें हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। उनका हमने किस तरह से वाचन किया, वो एक तथ्य मात्र था। तो उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर उसी तरह से उतारना है और उसको याद करना है। उसमें समझने वाली कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं, क्योंकि वो तथ्य है और तथ्यों को उसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। अब हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी साहित्य का उदय। यानी हिंदी साहित्य का उदय कब से माना जाए और किस रूप से होते हुए वो अब वर्तमान रूप में हमें दिखाई देता है, उसके बारे में हम कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करेंगे। तो हिंदी साहित्य का उदय है वो लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है कि हिंदी साहित्य है वो अपने जो एक तरह से कह सकते हैं कि अपभ्रंश से अलग होकर और एक नया रूप ले रहा था, उसको हम कह सकते हैं लगभग 1 ईस्वी से उसमें ऐसा बदलाव दिखाई देने लग गया जिससे हमें आज जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं उसमें या उसका कुछ रूप हमें उस समय दिखाई देने लग गया। तो 1000 ईस्वी से हम मानते हैं कि हिंदी साहित्य का उदय प्रारंभ होता है। और भारत के अंदर जो भाषा परिवार है उसके अंदर आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार, दो तरह के परिवार हमारे यहाँ मौजूद है, जिसमें 70% तो हम आर्य भाषा परिवार से संबंधित भाषाओं को बोलते हैं और 28% द्रविड़ भाषा परिवार से जो भाषाएं हैं उनको भारत के अंदर बोला जाता है। दक्षिण भारत के अंदर जो भाषाएं हैं उनमें द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं का स्थान रहता है और उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उसके अंदर आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का स्थान रहता है। अब भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय का मतलब ये है कि भारत और यूरोप की भाषाओं को मिलाकर एक परिवार का रूप दे दिया गया, जिसको हम भारोपीय परिवार भाषा परिवार कहते हैं। अब भारोपीय भाषा परिवार को आगे हम 2 भागों में बांटते हैं, सत्तम और केतुम। सत्तम का भी मतलब 100 होता है और केतुम का भी मतलब 100 होता है। तो हम केतुम वर्ग को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर यूरोप की भाषाओं का वर्णन आता है। हमें पढ़ना है भारत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग या भारत के अंदर बोले जाने वाली भाषाओं का अध्ययन। तो सप्तम वर्ग के अंदर जो भाषाएं आती है वो भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में हमें दिखाई देती है। और सप्तम वर्ग को हम आगे 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहली है ईरानी भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये जो पूर्व पश्चिम की जो कंट्रीज है उनके अंदर बोली जाती है। दरद भी उधर की ही बोली है, उधर की ही भाषाओं का एक समूह है। और तीसरा जो भाग है सप्तम वर्ग का वो है भारतीय आर्य भाषाएं। तो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं का। और भारतीय आर्य भाषाओं को बाद में हम 3 वर्गों के अंदर वर्गीकृत करते हैं। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, दूसरी है मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और वर्तमान की जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इस तरह से भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वो है जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत।
प्राचीन आर्य भाषाओं की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी वैदिक संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। और वैदिक संस्कृत के अंदर जो वेद है उनकी रचनाएं हुई है। और इससे फिर होता क्या है कि भाषा है ना, भाषा अपना रूप बदलती है। और भाषा रूप बदलते बदलते एक समय ऐसा आता है कि वो एक नई भाषा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। ये भाषा का अपने आप में विकसित होना कहलाता है, जिससे नई भाषाओं का जन्म होता है। क्योंकि जब कोई भी भाषा लोगों के बीच में बोली जाती है तो उसको लोक भाषा कहा जाता है। तो लोक भाषा जब धीरे धीरे करते करते साहित्य के अंदर और व्याकरणिक नियमों के अंदर बंध कर जब प्रयोग में आने लगती है तो फिर वो लोगों से दूर हो जाती है। और उसके कारण फिर वो एक साहित्यिक भाषा बन जाती है। और लोग उस साहित्यिक भाषा की जगह एक नई भाषा का निर्माण कर लेते हैं और उस भाषा को अपने बीच में प्रयोग में लेते हैं। और फिर धीरे धीरे करते करते जो लोगों की भाषा है, जो लोगों के बीच में प्रयोग में ली जा रही है, जो नई पैदा हुई है, वो भी साहित्य में प्रयोग में ली जाने लगती है। और उसी तरह से जिस तरह से पहली जो भाषा थी वो व्याकरण के नियमों के अंदर बंध कर प्रयोग में ली जाने लग गई, उसी तरह से लोगों के बीच में नई पैदा हुई भाषा भी साहित्य और व्याकरणिक नियमों से बंध कर प्रयोग में आने लगती है। तो फिर वो भाषा भी लोगों से दूर होती चली जाती है। फिर एक नई भाषा का लोगों के बीच में जन्म होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि किस तरह से नई भाषा जन्म लेती है। और जो बोलियां हैं, भाषा की उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो ही अपने रूप को बदलकर फिर भाषा का रूप ग्रहण करती है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है और नई भाषाओं का जन्म होता रहता है। इसीलिए भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। जिस संस्कृत के अंदर वेदों की रचनाएं हुई, जो साहित्यिक रूप से प्रयोग हुई, उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। और जो लोगों के बीच में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा थी, आम व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा थी, वो लौकिक संस्कृत थी। उसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व था। और धीरे धीरे करते करते ये लौकिक संस्कृत फिर साहित्य में और साहित्य के अंतर्गत व्याकरण के नियमों से बंधकर प्रयोग में ली जाने लगी। तो ये साहित्यिक भाषा हुई। और इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से महाभारत, रामायण और जो पुराण है, उपनिषद है, वो लिखे गए। और फिर ये लोगों से दूर होती चली गई और फिर एक नई भाषा का जन्म होता है। और वो आती है मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत। और मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं: पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1001 ईस्वी तक था। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक का समय था। पाली के अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लिखा गया, बौद्ध के जन्म की कथाओं को लिखा गया। और फिर ये जब बौद्ध की कथाओं और बौद्ध की शिक्षाओं को
लिखने के लिए प्रयोग होने लगी तो ये आम लोगों से दूर होती चली गई और साहित्यिक भाषा का रूप पाली ने ग्रहण कर लिया। तो फिर लोगों के बीच में एक नई भाषा का जन्म होता है, वो है प्राकृत। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। और प्राकृत भाषा के अंदर हम देखते हैं कि जो अशोक मौर्य था उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारे शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि में, वो प्राकृत में लिखे गए। तो इस तरह से जब प्राकृत भी साहित्यिक रूप से प्रयोग होने लगी तो लोगों से दूर हुई और एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसको हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का बोलबाला रहा। अपभ्रंश भाषा जिसको हम 2 भागों में बांटकर देखते हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश और परवर्ती अपभ्रंश। पूर्ववर्ती अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी और परवर्ती अपभ्रंश का समय है 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। और यही जो परवर्ती अपभ्रंश है इसी से जन्म लेती है पुरानी हिंदी, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन परवर्ती अपभ्रंश का नाम पुरानी हिंदी देते हैं। और पुरानी हिंदी से ही फिर जन्म लेती है खड़ी बोली और ये बहुत सारी भाषाएं जो वर्तमान समय में हम देखते हैं। तो जो अपभ्रंश है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है। अपभ्रंश का जो समय है बाद में जब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में गिनते हैं तो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का आता है, क्योंकि अपभ्रंश से ही फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म होता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को तीनों को प्राकृत नाम देते हैं। पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। इसीलिए जब वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी का जन्म के बारे में बात करते हैं तब वो कहते हैं कि जब भाषा अपना रूप बदलकर हमारे सामने आती है तो उसको हम प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। यानी उसमें प्राकृत का आभास है और वो थी अपभ्रंश, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल मध्य भारतीय आर्य भाषाओं को तीनों को ही प्राकृत का रूप ही मानते हैं और वो मानते हैं कि अपभ्रंश है वो प्राकृताभास हिंदी है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक भाषा लोगों से दूर होती चली जाती है और फिर एक नई भाषा का जन्म होता है। और इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे जब भाषा और बोलियां लिपियां पढ़ेंगे, वो अलग से एक टॉपिक है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस किस तरह से एक भाषा दूसरी भाषा में परिवर्तित होती है। तो हमने देखा भारोपीय भाषा परिवार, जिसके अंदर सत्तम और केतुम, ईरानी भारतीय आर्य भाषाएं, दरद और भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं अपभ्रंश से निकली है और हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अनेक विद्वानों ने 4 कालखंडों में बांटकर
देखा है, यानी इनके चाल काल खंड किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का 900 वर्षों का जो समय है उसको 4 काल खंडों में बांटा गया। पहले काल खंड को कहा गया आदि काल, दूसरे को भक्ति काल, तीसरे को रीति काल और चौथे को आधुनिक काल। कुछ कुछ विद्वान भक्ति काल और रीति काल को मध्य काल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक मोटा मोटा खाका यहां से हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का अपने दिमाग में बना लेना है, क्योंकि यही खाका आप लोगों के बाद में काम आएगा। ये खाका अगर आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बन गया, इसका मतलब आपने हिंदी साहित्य के इतिहास का आधा काम कर लिया। क्योंकि इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कौन से काल के अंदर किन किन महत्वपूर्ण कवियों को हमें देखना है, और जिन महत्वपूर्ण कवियों को हम जिस भी कालखंड के अंदर रखकर देखेंगे और उनकी जो विशेषताएं होगी वो ही विशेषताएं आपको उस कालखंड की विशेषताएं दिखाई देगी। इसका मतलब ये जो आप एक स्लाइड देख रहे हो ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा पूरा ब्यौरा दे देगी। फिर उनके बाद में जो हमें याद करने होंगे वो एक तथ्य के रूप में होंगे, और वो तथ्य आपको याद करने हैं। तो 4 भागों में बांटा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के अंदर हम 6 भागों में बांटकर इसको पढ़ते हैं। पहला है अपभ्रंश काव्य, यानी अपभ्रंश के अंदर जो रचनाएं लिखी गई उनको हम अपभ्रंश काव्य कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी रचनाएं हमें प्राप्त होती है अपभ्रंश के अंदर, जिसके अंदर जो अपभ्रंश है वो मुख्य रूप से भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, जिसमें हम देखते हैं एक संदेश रासक आता है, ढोला मारूरा दोहा, ये सब जैसे लौकिक साहित्य में भी आ जाती है। लेकिन इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश, अपभ्रंश के साथ आपको कहीं ब्रज भाषा मिलेगी, कहीं आपको राजस्थानी मिलेगी। तो जो अपभ्रंश का काव्य है उसको एक भाग दिया गया है। दूसरा है सिद्ध साहित्य। सिद्धों को हम पढ़ेंगे। सिद्ध निकले हैं बौद्धों की महायान शाखा से, जो बाद में वज्रयान और सहजयान में परिवर्तित हुई, और सहजयान को लेकर सिद्धों ने अपनी जो साधना है वो की और सिद्ध 84 हुए। सबसे पहले सिद्ध को हम सरपा कहते हैं, और सरपा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिद्ध। सिद्धों के बाद नाम आता है नाथ, यानी नाथ साहित्य है वो सिद्ध साहित्य से ही निकला है। सिद्धों के अंदर जो जिस तरह की साधना थी उस साधना को नाथों ने स्वीकार नहीं किया और एक नई तरह की साधना उन्होंने प्रचलित की, जिसके अंदर योग का, हठ योग का प्रचलन था। अपनी साधना में योग को, हठ योग को स्थान दिया नाथों ने, और कुछ नाथ है वो सिद्धों के अंदर भी गिने जाते हैं। तो सिद्धों से निकली एक शाखा वो नाथ कहलाई। सिद्धों का स्थान था वो था पूर्वी भारत, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, और जो पूर्व का भाग है जिसमें असम, बांग्ला, वो क्षेत्र इसमें आता था, जहां सिद्धों ने रहकर अपनी साधना को किया। नाथों ने अपने लिए पश्चिमी भारत को चुना, जिसमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब का क्षेत्र आता है। यहां पर अपनी साधना को इन्होंने विस्तार दिया। तो इस तरह से सिद्धों से फिर नाथों ने अपना अलग एक संप्रदाय चलाया। उसके बाद हमें पश्चिमी भारत के अंदर एक और
नया संप्रदाय दिखाई देता है, जैन संप्रदाय। जैनों के द्वारा जो लिखा गया वो जैन साहित्य कहलाया। और गुजरात के क्षेत्र के अंदर जैनों का आधिपत्य अधिक है। तो जैनों ने या जैन मुनियों ने अपने लिए और लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वो जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से जैन साहित्य हैं। और जैन साहित्य ऐसा है जिसको प्रमाणिक और सुरक्षित साहित्य के रूप में माना जाता है। उसके बाद आता है रासो साहित्य। जब राजाओं का यहां पर राज था, उस समय राजाओं के दरबार में अनेक चारण और भाट कवि होते थे और वो राजा की प्रशंसा में, राजा की वीरता में अनेक ग्रंथों की रचना करते थे। ऐसे ग्रंथों को रासो साहित्य कहा गया। अनेक रासो साहित्य उस समय लिखे गए जिसके अंदर अनेक रसों का प्रयोग किया गया। उनको हम रासो साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद लोक के अंदर भी अलग अलग रूपों में बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित थी जिनको साहित्य के रूप में लिखा गया। उनको हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो इस तरह से हम आदिकाल को 6 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय है वो 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का माना जाता है। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने 2 भागों में बांटा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। फिर सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा और निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा। निर्गुण भक्ति को ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के रूप में बांटा, जिसे बाद में राम कुमार वर्मा ने एक अलग नाम देकर पुकारा। ज्ञान मार्गी शाखा को उन्होंने संत काव्य कहा और प्रेम मार्गी शाखा को उन्होंने सूफी काव्य कहा। ये सब हम भक्ति काल के अंदर पढ़ेंगे। रीति काल में हम रीति काल का समय 1650 से लेकर 1850 तक का समय है वो मानते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांटकर देखा है और उनका वर्णन किया है। अलग अलग कवियों को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला भाग रीतिबद्ध, जिन्होंने संस्कृत की रीतियों से बंध कर रचनाएं की, उनको रीतिबद्ध कवि कहा। जो संस्कृत की रीतियों को अच्छी तरह से जानते थे लेकिन अपने ग्रंथों को उन रीतियों से बद्ध कर रचना नहीं की उनको उन्होंने रीति सिद्ध कहा। और जो पूरी तरह से रीतियों से मुक्त थे, नए संस्कृत की रीतियों को जानते थे, नए अपने ग्रंथों के अंदर रीतियों का प्रयोग किया, उनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति मुक्त कहा। तो इस तरह से हम रीति काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उसके बाद आधुनिक काल आता है। 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत गिना जाता है। आधुनिक काल को अनेक विद्वानों के द्वारा बहुत सारे भागों में बांटा गया, जिनमें से प्रमुख रूप से हम देखते हैं तो प्रथम जो कालखंड है आधुनिक काल का वो शुरू होता है भारतेंदु काल से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से ही इस काल की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ और भारतेंदु काल का जो शुभारंभ है वो 1850 ईस्वी से मानकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो एक व्यक्ति के नाम पर इस काल का नाम पड़ा भारतेंदु काल। क्यों पड़ा, इसके बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से हम जान पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो व्यक्तित्व है
वो इतना विशाल और विराट था कि उनकी छत्र छाया में एक अलग तरह की धारा उस समय चली। इसीलिए इसको नाम दिया गया भारतेंदु काल। उसी तरह से इसके बाद में दूसरे काल को हम पढ़ते हैं जिसका नाम आता है द्विवेदी काल। ये काल भी एक व्यक्ति के नाम से हमें जानना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है इतना विराट और विशाल है कि उस काल को उन्होंने पूरी तरह से अपने अंतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। क्योंकि उस काल की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं और उस काल के अंदर जितने भी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा एक पत्रिका जिसका नाम सरस्वती है, उसका संपादन कार्य किया गया, जिसमें अनेक उस समय की कवियों की जो रचनाएं हैं उनको संशोधित और परिवर्तित करके और लोगों के सामने प्रस्तुत की गई। और बहुत सारे कवियों को उन्होंने खड़ी बोली से जोड़ा और एक नए काल का जन्म भारतेंदु काल से अलग उन्होंने किया। इसीलिए उस काल का नाम उनके नाम से ही हम पढ़ते हैं द्विवेदी काल, जिसका समय 1900 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक का समय रहता है। 20 सालों का समय, उसको हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में फिर एक नए तरह की धारा का प्रचलन हुआ जिसको हम छायावाद के नाम से जानते हैं। विदेशी रोमांस से भरपूर और रहस्यवाद से भरपूर कविताओं का दौर छायावाद में चला। और उस समय के जो 4 प्रमुख कवि हैं उन्होंने इस काल को आगे बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। छायावाद के जनक या प्रवर्तक कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इन्होंने छायावाद को पूरी तरह से अपनी रचनाओं से आच्छादित कर दिया था उस समय। उसके बाद आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का समय 1936 से लेकर 1943 तक का माना जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी सोच से प्रभावित है और प्रगतिवाद यथार्थ की बात करता है। कुछ ऐसे रचनाकार जो छायावाद में थे, बाद में प्रगतिवाद में भी उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। और प्रगतिवाद की शुरुआत भारत से बाहर लंदन के अंदर होती है और फिर ये लंदन की जो एक संस्था है उस संस्था से अपनी प्रेरणा लेकर, और कहीं कहीं ये प्रेरणा लेती है फ्रांस से, पेरिस से, और वहां से प्रेरणा लेकर भारतीय साहित्य के अंदर एक नई धारा का उद्भव उस समय दिखाई देता है जो यथार्थ की बात करता है, मार्क्सवाद की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है। इस तरह से प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक भारतीय हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। प्रगतिवाद के बाद एक नए वाद का शुरुआत होता है, नए वाद की शुरुआत होती है जिसको हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। आगे ने प्रयोगवाद की शुरुआत की। आगे के द्वारा 7 कवियों के समूह को लेकर नए प्रयोगों के साथ, जिसमें नई भाषा, नए शिल्प, नए छंद और नए प्रतीक, नए बिंब प्रयोग में लिए गए और एक कविता में प्रयोग की आंधी आई। उसको आगे ने आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने 4 सप्तकों का संपादन किया। तार सप्तक, दूसरा सप्तक,
तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो प्रयोगवाद आगे की देन है। प्रयोगवाद का समय 1943 से लेकर 1951 तक का माना जाता है, जब प्रयोगवाद से आगे पूरी तरह से अपने मन को भर चुके थे और उनको अब प्रयोगवाद से ऊब होने लग गई थी। तब उन्होंने ही नई कविता की शुरुआत की। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 1951 में ये घोषणा की कि अब के बाद लिखी जाने वाली कविताएं नई कविता के अंतर्गत होगी, यानी जो पुरानी कविताएं हैं उनसे अलग इनका विषय, अलग इनकी शैली, अलग इनका कथानक और अलग इनकी भाषा होगी। नई कविता का समय 1951 से लेकर 1960 तक का समय रहता है। उसके बाद में 1960 के दौर में साठोत्तरी कविता आती है। उसके बाद में कविताओं को अनेक छोटे छोटे आंदोलनों के रूप में लोगों ने अपने सामने देखा, जिसमें दो तो तीन तीन कवियों के द्वारा एक कुछ समय के लिए, साल 2 साल 5 साल के लिए, एक नए आंदोलन के रूप में, नई कविताओं के रूप में, अलग विषयों के रूप में और अलग अलग नामों से हमारे सामने आती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटकर और फिर उन कालखंडों के अंदर भी अलग अलग खंड बना दिए गए और पूरा एक हिंदी साहित्य का ब्यौरा दिया गया, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग समय अलग अलग कवि हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के साथ, अलग अलग विशेषताओं के साथ। जैसे हम बात करें भक्ति काल की, जिसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की 2 धाराएं दिखाई देती है। सगुण भक्ति जिसमें फिर आगे चलकर 2 धाराओं में ये दिखाई देती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के अंदर सबसे बड़े नाम और बड़े भक्त के रूप में हम देखते हैं तुलसीदास को। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और पूरे उत्तर भारत के अंदर उस समय रामचरितमानस घर घर के अंदर गाया जाने लगा। तो राम भक्ति का जब नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है तुलसीदास का। तो तुलसीदास की रचनाओं की, तुलसीदास के साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी विशेषताएं हैं, वो सारी राम भक्ति की विशेषताएं हैं, राम भक्ति की प्रवृत्ति है। इसी तरह से बाद में जो सगुण भक्ति के अंदर दूसरा हम देखते हैं वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति की धारा के अंदर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है सूरदास। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप की जितनी अच्छी व्याख्या, जितनी अच्छी रचनाएं उनको लेकर की, वैसी रचनाएं बाद में कोई भी कवि कृष्ण के बारे में नहीं कर पाया। तो जब कृष्ण भक्ति की बात हम करते हैं तो सूरदास का नाम सबसे पहले हमें दिखाई देता है। इसी तरह से निर्गुण भक्ति में हम देखते हैं तो निर्गुण भक्ति 2 धाराओं में बटी हुई हमें दिखाई देती है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य के जो प्रवर्तक हैं वो हमें कबीर दिखाई देते हैं। तो कबीर की काव्य की जो विशेषताएं हैं, कबीर की जो प्रवृत्तियां हैं, कबीर की जो भक्ति है, वो निर्गुण भक्ति या संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं, संत काव्य की विशेषताएं हैं। तो संत काव्य का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमें कबीर के बारे में जानना होता है। उसी तरह से सूफी काव्य, और सूफी काव्य में हम सबसे बड़े कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी को जानते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, उनके द्वारा पद्मावत लिखा गया। पद्मावत एक ऐसा ग्रंथ
जिसकी विशेषताएं सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, जिसकी प्रवृत्तियां सूफी काव्य की प्रवृत्तियां हैं, जायसे के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की जो विशेषताएं हैं वो सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग कालखंडों के अंदर अलग अलग व्यक्ति विशेष कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो एक विराट व्यक्तित्व के रूप में उस पूरी धारा को साथ में लेकर चलते हैं और उनके पीछे पीछे उस शाखा के जो लोग हैं वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे पढ़ेंगे, 4 कालखंडों में बांटकर, और फिर कालखंडों को अलग अलग छोटे छोटे कालखंडों के अंदर बांटकर उनको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। कौन से कालखंड के अंदर कौन से कवियों को पढ़ा जाएगा और कौन से कवियों की बहुतायत कौन से कालखंड के अंदर रहेगी, और कौन से काल की क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां उस समय थी, और उसके साथ साथ वो पिछले कालखंड से और आगे आने वाले कालखंड से किस तरह से अलग है, वो भी हम इस आगे आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे। और शायद मुझे लगता है आज इतना ही। आगे दूसरे वीडियो के अंदर हम विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य के अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ से आप अपनी जो सीट की बेल्ट पेटियां हैं, जैसा कहा जाता है ना, अनाउंसमेंट होता है कि आप अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए या सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने को तैयार हैं। एरोप्लेन में इसी तरह का एक उद्बोधन होता है परिचायिका के द्वारा। तो आप अपनी सीट की बेल्ट या सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ इस हिंदी साहित्य के इतिहास की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपने अब तक किसी तरह से पुराने जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो उनको देखिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो से आप उनका संबंध जोड़ पाएं और आपकी समझ बहुत अच्छी बने। और फिर आप इसको पुराने वीडियो को भी अगर नहीं लिखा है तो लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, और अब से आप क्रमबद्ध रूप से अपने पुराने जो रजिस्टर है उसी के अंदर इस वाले जो पैराग्राफ को या इस वाले जो डायग्राम है उसको इसी तरह से बनाइए और उसको आप बार बार देखिए, जिससे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का एक खाका आपके मन में तैयार हो जाए, जिससे आपको तुरंत पहचान में आ जाए कि फला कवि कौन से कालखंड के अंतर्गत आता है। और इतना सब कुछ हो जाने से मेरा ये मानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप 50% तैयार हो गए। बाकी तथ्य है वो आपको रटने हैं। जो समझ बनानी है वो इसी खाके से बना सकते हो। अब मेरा ये मानना है कि आप लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो सुचारू रूप से शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में आप लोगों को भर्तियों की भरमार दिखाई देगी। तो आप शुरू हो जाइए अभी से, आज से ही, इसी समय से। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।